जैसे मैयत से जा रहे हो।
इस सैटरडे को इंडिया ने 80 लोगों के साथ डिनर पे बुलाया। अगर हम आप गए होते ना तो कुल कमीन के अलावा कोई नहीं मिला। हमारी खाट खड़ी होने में उतना भी टाइम नहीं लगा जितना एक गोभी कंपनी में लगता था। हमारे शहर में सब्जियों से भरी गाड़ियां आती जा रही, सड़कें, गलियां, गोदाम सब भरे हैं, लेकिन खरीदार कहाँ है? अरे ऐसे लगता है मानो दिन दोपहर में अंधकार छा गया हो। हिंदुजा और जिंदल दोनों का दिवालिया निकलने की नौबत आ गई है। और मालिया की हालत नहीं देखी, बेचारा किंगफिशर सूखे हड्डियां लेके घूम रहा है। चुनने के लिए कोई मछली भी नहीं मिल रही। और गोबरज, उसकी हालत भी पड़ती है। उसके घर से गुजरो तो सड़े हुए गोभी की महक से नाक बंद करनी पड़ती है। और बिल्ला वो कहाँ है? बिजी है, आ नहीं सकता। बैंकों के पीछे जो भाग रहा है। क्या बिल्ला भी? मतलब इस शहर में गोभी के दिन खत्म। अरे रुकिए दोस्तों, इतना निराश होने की भी जरूरत नहीं है। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। तो खत्म होने में अब बचा ही क्या है? चाहे कुछ भी ना बचाओ, मनु भैया तो हमारे साथ है। हम कोई ना कोई उपाय खोज लेंगे। मत भूलिए 40 लाख लोग हैं इस शहर में, और चाहे अच्छे दिन हो या बुरे, हरी सब्जी की दरकार सबको रहती है। आपको मालूम है कुछ बाजार का हाल? लोग आधी मूली खरीदने निकलते हैं, वो भी उधार। हमारे गोभियां सर नहीं है। वैसे लॉबी में एक बंदा इंतजार कर रहा है। मैं सोच रहा था कि अगर आप उससे मिल लेते तो। लोग उसे साहिब कहते हैं। कौन साहिब? वो गैंगस्टर? हाँ वही। उसे कहीं से हमारी परेशानी के बारे में पता चल गया। वो कह रहा था कि उसके पास एक उपाय है। वो दुकानदारों को ये समझाएगा कि दूसरी कंपनियों की गोभी लेना सेहत के लिए खतरनाक है। ऐसा करके हमारा बिजनेस 2 गुना बढ़ सकता है। वो कैसे? वो कह रहा था कि अगर लोगों के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन हो कि या तो वो कफन खरीदे या फूल गोभी, तो लोग फूल गोभी ही खरीदेंगे। ये तो कमाल बात है। कतलेआम, बम धमाके और बलवा बिजनेस के लिए बुनियादी उसूल। इसके बिना तो हम बिजनेस करने की सोच भी नहीं सकते। ऐसा करने से फूल गोभी ट्रस्ट में नई जान आ जाएगी। जब साहिब को पता चला कि हमारे ग्राहकों की नींद हराम है तो अपनी सर्विस देने वो खुद यहाँ आया है। मुझे भी लगता है कि ये साहिब ही सुजून है। एक मिनट, आप लोग सोच लीजिए, जिन्हें अभी हजारों लोगों का कत्ल कर चुका है, पकड़ा इसीलिए नहीं गया क्योंकि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है। ऐसे व्यक्ति को अपने साथ लेकर हम कहीं अपना ही नुकसान तो नहीं कर रहे ना? एक मिनट, क्या आपको लगता है क्या मन्नू भैया दूध के खुले हुए हैं? मनु भैया के नाम से याद आया, वो जमीन के प्रपोजल का क्या हुआ? शहर में सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट है, वो मन्नू भैया चला रहे हैं। भाई हमें भी बिजनेस करने का मौका मिले, हमें भी जमीन मिले, हम वहाँ मॉल खोले, मल्टीप्लेक्स खोले। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग मन्नू भैया के रेस्टोरेंट को लंगर समझ के वहाँ जाते रहेंगे और हम सब मारे मारे गिरेंगे। और हाँ, विदेशी किसानों और कारोबारियों को हमारे यहाँ गोभी पैदा करने की इजाजत नहीं होगी, तभी हमें सस्ती गोभी मिल सकती है। नहीं, सिर्फ रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत देने से कुछ नहीं होगा। मन्नू भैया को अपना रेस्टोरेंट हमारे हाथों बेचना होगा। ऐसा ना हो कि उनके रेस्टोरेंट में सस्ता खाना मिले और हमारे यहाँ कोई आए ही नहीं। लेकिन मन्नू भैया उनका खुद का रेस्टोरेंट हमें क्यों बेचेंगे? बेचना ही पड़ेगा। पहली बात तो ये कि मन्नू भैया इतने अच्छे आदमी हैं कि हमें मना ही नहीं करेंगे। और फिर 100 साल पहले जब उनके परदादा ने इस रेस्टोरेंट की बुनियाद रखी थी तो वो मेरे ही परदादा थे, जिन्होंने अपनी जमीन देकर, पैसा देकर, आदमी देकर इस रेस्टोरेंट को चलने में उनकी मदद की थी। मन्नू भैया का जो कुछ भी है वो हमारा ही तो है। क्या मन्नू भैया इतनी सी बात नहीं मानेंगे? फिर भी मानो अगर उन्होंने मना कर दिया तो हम ऐसे हालात पैदा करेंगे कि उन्हें मानना ही पड़ेगा। मन्नू भैया बहुत अच्छे आदमी हैं, हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। बेशक मन्नू भैया बहुत अच्छे आदमी हैं। जब हमारे पास इतना पैसा नहीं थे कि हम गोभी के कारोबार कर सके, रेस्टोरेंट खोल सके, धुलाई के लिए ट्रक जुगाड़ कर सके, उन्होंने ही तो जनता से पैसा जुटाकर हमें दिए थे। मुझे भी लगता है मन्नू भैया अभी तक हमारे भलाई के लिए ही सोचते होंगे। वो तो इसलिए क्योंकि ये बात मन्नू भैया को भी पता है कि जिस दिन वो हमारी भलाई के बारे में सोचना बंद कर देंगे, उसी दिन उनकी मियाद पूरी हो जाए। बेशक चाहे वो कितने ही भले आदमी, उनकी अच्छाई तो तब तक मायने रखते हैं जब तक वो हमारे लिए अच्छे हो। ठीक है दोस्तों, ठीक है, यह सब तो ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने फिर भी मना कर दिया तो मानना ही पड़ेगा। मेरे पास एक ऐसी योजना है। योजना?
ये तो समस्या है। तो क्या आप लोगों ने इसका कोई हल सोचा है? इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं मन्नू भैया। हम लोगों को एक ठोस योजना बनानी पड़ी ताकि वो जमीन भी हमारा हो जाए और वो चिकन वाला हमारा ज्यादा नुकसान भी ना करे। हाँ, आप लोगों का मॉल खुल जाए, आप लोगों का रेस्टोरेंट खुल जाए तो मैं भी आराम कर सकता हूँ। पूरी जिंदगी मैंने आप लोगों की सेवा। अब मुझे संन्यास देना। अरे नहीं मन्नू भैया, इतने आसानी से आपको संन्यास में थोड़े जाने देंगे हम। हमें तो आपकी जरूरत और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। आपके अनुभवों से हमें बहुत कुछ सीखना है और फिर जनता के गुस्से से आप ही हमें बचा सकते हैं मन्नू भैया। आपकी छवि एक अच्छे और ईमानदार बुजुर्ग की है। आने वाले दिनों में इसकी जरूरत और भी बढ़ने वाली है। इसीलिए आपको वो रेस्टोरेंट बंद कर दीजिए, पर ये काम आपको संभालना पड़ेगा। सोचिए, जब भी कोई उत्साह खड़ा हो और आपकी हमारे बिजनेस में चैलेंज देने की कोशिश कर रहा हो या फिर जनता को भड़काकर हमारे बिजनेस की तरक्की को रोकने की कोशिश कर रहा हो, तो इन सब से हमें आप ही बचा सकते हैं मन्नू भैया। बहुत है जो तरक्की से चलते हैं, वो हमारी शिकायत करेंगे, कहेंगे कि हम कस्टमर्स को भड़का रहे हैं, कि उनका सब कुछ लूट के अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। तो इन सब से हमें कौन बचाएगा मन्नू भैया, जरा सोचिए। ठीक है, ठीक है। जब आप सब बोल रहे हैं तो इस बात पर मैं जरूर विचार करूंगा। लेकिन फिलहाल सबसे पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि बाजार के मंदी से हम कैसे निकलें। असल में मन्नू भैया, कल हमसे साहिब नाम का शख्स मिलने आया। कौन साहब? वो गैंगस्टर। अरे मन्नू भैया, अब हमें तो कुछ सोच नहीं रहा, सारे जतन करके थक गए हैं। हमें लगता है कि उसे एक मौका देना चाहिए। देखते हैं वो क्या तरकीब निकालता है। लेकिन उसे तो सिर्फ आगजनी और कत्लेआम आती है। अरे बाजार की तंगी से निकालने के लिए उसके पास कोई अनुभव है, ऐसा मुझे नहीं पता। जी मन्नू भैया, इसीलिए तो हम चाहते हैं कि आप उससे एक बार मिल लें। उसकी काबिलियत और आपका अनुभव अगर मिल जाए तो इस शहर को तरक्की की राह पे चलने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, जब आप सब कह रहे हैं तो ऐसा करना पड़ेगा। हमारे पुरखों के इस शहर के लिए हम सब मिलके कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही भेज दीजिएगा उसे। मैं तो कहता हूँ बॉस, आप इस उदासी को दूर कीजिए। ऐसे बैठे बैठे सबने देखना बंद कीजिए, सारा शहर बातें कर रहा है। बातें कर रहा है? अरे कौन बातें कर रहा है? कोई अब मेरे बारे में बातें नहीं करता। अरे लगता है शहर का भेजा ही गुम हो गया है। ऐसे शहर में शोहरत भी 40 दिन टिकती है। 2 महीने बिना किसी हत्या के गुजर जाए तो लोग भूलने लगते हैं। मीडिया, अरे मीडिया भी अब मुझे नहीं पहचानता। अब तो 1 दर्जन हत्याएं कर लूंगा तब भी वे मेरी चर्चा नहीं करेंगे। कभी कभी लगता है कि सब कुछ अगर ऐसे ही चलता रहा तो सारा पूरा धंधा ही बंद करना पड़ेगा। लड़के पैसों की तंगी पर गुनगुना रहा है, उनका हौसला ही बस है। ऐसे बैठे रहना उनके लिए सही नहीं है। खाली मन शैतान का घर होता है बॉस। इन लड़कों पर अफसोस होता है। जब वे मेरे नोट देखते तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि हम जल्दी कुछ करेंगे, लेकिन मैं कह नहीं पाता। अब खुद भी ट्रस्ट वाला है ना बॉस, बड़ा घासू था, क्यों ना आप अभी उसे शुरू कर दें। अरे नहीं, अभी उसमें बड़ी मंदी चल रही है, ये सही मौका नहीं है। सही मौका है बॉस। 4 महीने से ट्रस्ट वालों के चक्कर काट रहे हैं। क्या हम ऐसी आधी अधूरी योजनाएं और मंसूबे बनाते रह जाएंगे? लोगों के पास खाने तक पैसा नहीं, उन्हें लूटेंगे क्या? अगर किसी को किडनैप कर लूं तो कहाँ से देंगे? कुछ तो सोचो बॉस। गुलाम, अब कितने दिन हो गए बैनर हेडलाइन बने, ना कोई हत्या ना कोई अपहरण, अरे फिरौती देने का भी काम नहीं मिलता अब तो। क्या आप ऐसे नहीं कर सकते कि सब्जी मंडी में कुछ सब्जियों पर केरोसिन डालकर आग लगा दे और फिर वहां से खिसक ले और अगले दिन दुकानदारों के
हाँ नहीं, अब पहले अपनी हिफाजत के पुख्ता इंतजाम खोज लेने होंगे, क्योंकि मुझे कभी-कभी लगता है कि अपनी हिफाजत के लिए लोगों को साथ देना बहुत जरूरी है। लोग उन पर शक न करने लगे, और पुलिस, जज, अदालत, इनसे तो हमें कोई खतरा है नहीं, क्योंकि आज तक किसी अदालत ने किसी देशभक्त राष्ट्रवादी गैंगस्टर को सजा नहीं सुनाई है। राम जिसे जनता कहते हैं ना, साला उसी असली डर तो उसी से लगता है, इसलिए कोई तो उपाय सोचना। बस अभी बुढ़ा मुल्तानी कॉलेज गए थे, वो आपसे कुछ बात करना चाहता है। क्यों? कह रहा था कि चिकन वाले के साथ उनका कुछ झड़प हो गया। क्या हुआ चिकन वाला के साथ? कुछ नहीं, लड़के रो रहे थे बहुत दिनों से चिकन के लिए। बुढ़ा मुल्तानी गए थे बाजार चिकन लाने, चिकन लेके वे लौट रहा था कि चिकन वाला उससे पैसा मांगना शुरू किया, और पैसा तो बहुत आजकल आपको पता है। बुढ़ा मुल्तानी चिकन से लौट आए, लेकिन अरे बाजार में पैसा मांगकर चिकन वाला उसका बड़ा बेइज्जती किया था। उसकी बेटी को किडनैप करने के प्लान बना रहा, वैसे ही सुनने को आया चिकन वाले का कारोबार आजकल बहुत चल रहा है, बहुत मार उड़ा रहा है इन दिनों। ये चिकन वाले का मामला जरा टेढ़ा है। पिछले 65 साल से उसके बाम पे हमारी नजर है, अब तक हम कामयाब नहीं हो पाए। चिकन रखता है उसने, अगर किसी तरह चिकन की बिक्री कम हो जाए तो कुछ तो सब्जियां बिकेंगी। अरे चिकन वाले का धंधा बंद करा दिया जाए। गुलाम, क्या बात है, आज जियो मेरे साथ सही मौके पर याद दिलाया। तो बस बुढ़ा मुल्तानी को अपनी प्लान भूल के बोल एकदम अभी उसे बोलो जरा खबर कर दे। बुढ़ा मुल्तानी की बेइज्जती इस शहर की बेइज्जती है, उसकी बेइज्जती का बदला पूरा शहर लेगा। आज से आप समझे हमारे लंगर बंद। और हाँ, मैंने इसकी भी बंदोबस्त कर दी है कि अब यहाँ पर विदेशी कंपनियां अपना सब्जी उगा सकते हैं, खरीद बेच कर सकते हैं और मॉल भी खोल सकते हैं। इसीलिए तो हम आपसे मरते हैं मल्लू भैया। और हाँ, बाकी मुफ्त की सेवाएं भी आज से बंद। अब बाजार सबका मालिक है। बाजार ये तो और भी अच्छा है मल्लू भैया, लेकिन आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। क्या इस फैसले से खुश नहीं है? नहीं दादाजी, ऐसी बात नहीं है। हम तो बहुत खुश हैं। अपने बाप दादों का सपना आज हम दोनों मिलकर पूरा कर रहे हैं। तो फिर आपके माथे पर चिंता की दिखाई कैसे? असल में दादाजी, मुझे पता चला है कि रेस्टोरेंट में छटनी होने से और मुफ्त की सेवाएं बंद होने से लोग खुश नहीं। खतरा है वो ना कर दे। अगर जल्दी ही हम इसकी कोई डांट ना सोचे तो हमें बहुत मुश्किलें उठानी पड़ेगी। तो आपने क्या सोचा है? मैं इसी पर सोच रहा हूँ। देखिए, अगर वो विद्रोह कर देते हैं तब से ना लगाई जा सकती है, लेकिन अच्छा होगा पहले से ही इन लोगों का मुंह बंद कर बाहर नाम का एक आदमी आपसे मिलने आया। आ गया वो गैंगस्टर। ऐसा है कि फूलगोभी रास्ते घुमाने ने उसे भेजा है। अच्छा तो बस ठीक है, सर आओ। वंदे मातरम मंजू भैया। तो मैंने ठीक सुना है मंजू भैया, आजकल हम थोड़े परेशान चलते हैं। और आप ही क्यों, इन्हें फूलगोभी ट्रस्ट वालों को भी तो परेशानी हो रही है कि कहीं भूखे नंगे लोगों का भेजा ना भूल जाए और वो इनके महलों पे कब्जा ना कर लें। लेकिन फिक्र मत मंजू भैया, मैं हूं ना। जब तक ये बंदा है मंजू भैया, तब तक आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। नीचे मत बोला कर क्या? सुनिए मंजू भैया,
कौन लाएगा? साहेब और कौन? और शहर के बच्चे से पूछ लीजिए। हाँ सही कह रहा है साहब। 40 साल पहले जब मैं शहर में आया था तो चवन्नी के लिए तरसता पड़ता था। कोई सुअर की औलाद मुझसे तमीज से बात नहीं करता था। लेकिन देखिए आज मैंने जब जोर जबरदस्ती सीख ली तो आज देखिए, हाँ आजकल थोड़ा वक्त गड़बड़ है, आजकल वक्त गड़बड़ है, होता है। इनके पास आया तो मनु भैया दरअसल क्या है कि मेरा मतलब रात का सपना जो है ना, एक सपना देखा था रात में मैंने, और वो मेरा चित्त विचलित किए हुए है। रात का सपना ही मेरे हृदय को मत रहा है, मेरी अंतरात्मा बेचैन है और मुझसे पूछ रही है कि कब मैं श्रीफूल कब मैं श्रीफूल के जन्म स्थान पर पवित्र नैवेद्य से पूजा करूं। श्रीफूल? ये कौन है? अरे आप इन्हें नहीं जानते? और श्रीफूल ये हरी साग सब्जियों के देवता हैं, जैसे वायु के देवता अरुण, पानी के देवता वरुण, उसी तरह से भगवान की बात है मनु भैया, झूठ नहीं बोलूंगा। बचपन से ही मैं श्रीफूल का भक्त हूँ। जय श्रीफूल। मनु भैया बस एक समस्या है। समस्या ये है कि आज रात मेरे सपने में श्रीफूल आए, रो रहे थे। जो बोला भी श्रीफूल सुने ध्यान से, रो रहे थे। बोले कि सहस्रों वर्ष बीत गए, घी दूध नहीं मिला, पूजा नहीं हुई। बेटों के शहर में पूजा को तरसते देवता का रुदन। सोचे मनु भैया, सोचे बेटा जी, शायद ये उन्हीं का श्राप है कि हम इस संकट से गुजर रहे हैं। वो समस्या क्या है? कर लीजिए पूजा। अरे यही तो समस्या है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। अरे उनकी जन्मभूमि एक पवित्र नहीं बल्कि एक विधर्मी और थोड़ी कमीने शक्ति के कब्जे में है। विधर्मी? अरे कौन है ये विधर्मी? या वो चिकन वाला का जो फार्म है ना, वही पैदा हुए थे श्रीफूल। आजा करने में जो मुझे उसी जगह पर ले गए। हाय चिकन की नींद से भरी हुई थी सारी पवित्र जमीन। जानते हैं क्या बोले भगवान? क्या बोले? मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले पूजा करनी होगी तुम्हें यहाँ, बोलो करोगे ना? जरूर। तो अब मेरी आपसे एक दरखास्त है और मेरा विश्वास कीजिए कि मेरे जैसे आदमी के लिए दरखास्त करना कोई आसान बात नहीं है। चिकन वाला के दलान में पूजा करने की इजाजत दी जाए। अरे इसमें इजाजत देने वाली कौन सी बात है? जाइए उनका कीजिए। क्या आप अकेले जाएंगे? अरे जब इतने सालों के बाद हो रही है पूजा, तो पूरे समारोह के साथ होना चाहिए। मैं ठीक हो रहा था कि इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ मनु भैया। आप इसमें आपका क्या मदद कर सकते हैं? मैं चाहता हूँ कि इस पवित्र काम में आप हमारा नेतृत्व करें। बड़ा बुजुर्ग होने के नाते पूजा आप संपन्न करें। अपने साथ श्रद्धालुओं का एक बड़ा समूह लेकर आए। ठीक है, लेकिन चिकन वाला और उसके रिश्तेदारों को हमारे ऊपर छोड़ दो, उसको हम संभाल लेंगे। आप बस सच्चे और पवित्र मन से पूजा संपन्न कीजिए बस। आप तो सब प्लान करके आए हैं साहब। मनु भैया साल का सब कुछ प्लान से ही चलता है। हाँ एक बात और, पुलिस, मैं पुलिस की बहुत इज्जत करता हूँ और उनसे कोई मेरी दुश्मनी भी नहीं। बस उनको बोल दीजिएगा कि मेरे काम में टांग ना रहा। ये भी कोई कहने की बात है? इतने सालों से आप इस शहर में कारोबार कर रहे हैं, क्या मैंने कभी आपको शिकायत का मौका दिया है? नहीं मनु भैया, और इसीलिए तो हम आपकी इतनी इज्जत करते हैं। ठीक है, जय श्रीफूल। ठीक होगा मनु भैया, एक तो इतनी मंदी, ऊपर से खून खराबा, कहीं बिजनेस का माहौल बिगड़ ना जाए। मुंह मीठा कीजिए माताजी।
ये याद रखिए कि खून खराबा हमारे लिए कभी बुरा नहीं, बल्कि ये तो अच्छा होगा कि अब खून खराबा होगा। यही हमें इस तंगी से बाहर निकाले और इससे हम उन लोगों को भी सबक सिखाएंगे जो हमारे खिलाफ लड़ने का मंसूबा बनाए। साहेब का सपना हमारा भी सपना है। शिकायत करने को आने में देर हो रही है। आज की सुनवाई टाल दी जाए। लेकिन आज की सुनवाई महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारी गुजारिश है कि बाकी कार्रवाइयां पूरी की जाए। हमारे दिमाग में क्या बताया? जज साहब, चिकन वाला मर गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इंसाफ के मंदिर में बैठे हैं और इंसाफ होने तक उठ नहीं सकते। आज इस मामले का मुख्य आरोपितों से जिरा करें। मनु भैया, आपके खिलाफ शिकायतकर्ता चिकनवाला का शिकायत है कि आप पूजा करने के बहाने भीड़ के साथ उनके फार्म में घुसे और फार्म तोड़ दिए। साथ साथ उनका ये भी आरोप है कि आपके गुंडे उनके फार्म की जमीन पर कब्जा करके रखे हैं और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो चुका है। और इस दौरान चुन के उनके नाते रिश्तेदारों को मारा गया, उनके घरों को लूटा गया, महिलाओं पर बलात्कार हुआ है। इस सब की जिम्मेदारी आप पर जाती है। कौन है आप? ये तो गैंगस्टर है साहेब। मेरा नाम साहिब है। और आपके साथ मनु भैया का क्या ताल्लुक है? हम दोस्त हैं, बल्कि यूं कहिए कि हम भाई हैं। और आपके साथ ये कौन है? ये गुलाम है, मेरा अकाउंटेंट। मनु भैया की चुप्पी से अलग ये नतीजे पे पहुंचता है कि आप सच बोल रहे हैं। तो ये बता, इस मामले के साथ आपका क्या ताल्लुक? मनु भैया ने मुझसे गुजारिश की इस मामले की छानबीन की जाए। और उस छानबीन में आपने क्या पाया? सच्चाई को खोज निकालना कोई आसान काम नहीं है साहब। जब मैं इस मामले की तह में उतरा तो मैंने पाया कि चिकन वाले का धंधा बहुत चलने वाला था। उसने अपने कारखाने में, अपने फार्म में एक तहखाना बना रखा था जिसमें बम बनाए जाते थे और ये हथियार बम आतंकवादियों को सप्लाई किए जाते थे, जिनका मकसद था इस शहर के गोभी के कारोबार को तबाह करना और इस तरह से शहर की शांति को खत्म करना। उनकी अपनी ही कुछ गलती से कुछ बम फट गए और आज वे इसके लिए मनु भैया को दोषी ठहरा रहे हैं। गद्दार, आतंकवादी, चिकन वाला, विकास की राह में रोड़ा। इन लोगों को तो बोल में काट के सीधा मार फेंक देना चाहिए। ऑर्डर। तो मिस्टर साहिब ये बताइए, आप कभी चिकन वाला से मिले थे या फिर कभी उनके फार्म गए थे? कौन कहता है कि मैं कभी चिकन वाला से मिला या उसके फार्म में गया? अरे मैं तो क्या, मेरे दादा भी कभी उसके फार्म में पाँव नहीं रखे। और जो भी ऐसा कहता है वो झूठा है। लेकिन वो है कहाँ? अपनी भांडा फोड़ने के डर से मुंह छुपाए बैठे कहीं। क्या आप लोगों को पता नहीं कि वो मर चुके हैं? क्या मर गया? लेकिन मैं तो कल सूरत में था और तभी मुझे नहीं पता। हमने मेरे साथ लेकिन ये तो बड़ी मजेदार बात है। क्या ये मैजिक इत्तेफाक है? नहीं, ये इत्तेफाक नहीं है दोस्तों। चिकन वाला की खुदकुशी उसकी शर्मिंदगी का नतीजा है। खुदकुशी? ये कोई खुदकुशी नहीं है। खुशी नहीं है तो फिर क्या है? मैंने बोला ना कि मैं तो कल सूरत में था और मुझे कुछ नहीं पता और ये गुलाम भी मेरे साथ था। लेकिन एक बात संदेह से परे है कि ये चिकन वाला बंदा तो बड़ा सीधा साधा कारोबारी था, लेकिन था असल में एक आतंकवादी। एक मरे हुए इंसान पे ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं आप? चिकन वाला का नुकसान अब भी क्या कम था कि उसमें यह बदनामी और लाती जा रही है? चलिए मनु भैया बोलिए। मैं क्या बोलूं? मुझे कुछ नहीं पता। मनु भैया क्या बोलेंगे इससे? एक रिस्पेक्टेड सीनियर सिटीजन के साथ हम इस तरीके से पेश नहीं आ सकते। मनु भैया पर इल्जाम तो इंसानियत का झूठा कलंक है। मैं साहिब को जितना जानता हूँ और मुझे यकीन है कि मैं साहिब को जानता हूँ, बात बड़ी बेबुदी है कि चिकन वाला के फार्म के नीचे हथियारों का कारखाना था। इसका कोई सबूत नहीं है और एक गैंगस्टर के कहने पे हम कैसे यकीन कर ले? तो इमारत गिरी कैसे? इसको गिरने का भी कोई वजह नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही जज साहब। और अगर इस वकील को बंद किया गया तो वहाँ कारखाने में खुदाई करा देंगे, पता लग जाएगा कोई कारखाना था या नहीं था। ये बढ़िया आइडिया है। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने चिकन वाला की जायदाद रखवाने के लिए उनकी हत्या कर दी हो? उनकी पूजा
उनकी इमारत में घुसकर पूजा करने का पूरा प्रसाद भी इसका हिस्सा हो सकता है। बिना सबूत के आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? कहाँ है आपके सबूत? हमारे पास सबूत है। मेरे सहयोगी द्वारा अभी बताया गया है कि हमारे पास। खामोश हो जाइए दोस्तों, मुझे लग रहा है कोई बोल रहा। अदालत जा रही है मेरी। जब साहब कहता है खामोश, खामोश। और एक बात और कि जो मुझे इस तरह दखल देने के लिए मजबूर कर रही है, तो दोस्तों मैं तुम्हें बताना चाहूंगा पर्सनली कि वो है इस आदरणीय बुजुर्ग की बेइज्जती। इसके बाद फिल्म में क्या है? मन्नू भैया, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं और मैं पूछता हूं आप लोगों से कि क्या ये कसूरवार का चल रहा है? क्या आप लोगों को अच्छा बुरा में करना नहीं आता है? एक बहुत ही रुतबे और सम्मान वाले इंसान पर ये झूठा कलंक लगाया जा रहा है, और वो भी जनसंहार और कत्लेआम का। झूठ है ये, सरासर झूठ है ये। अरे मन्नू भैया के निर्दोष होने की तो मैं कसम खा सकता हूँ। बुलाइए, कहाँ है आपका गवाह? अरे गवाह क्या करेंगे, हम नहीं मानते कोई गवाह। जज साहब, हम यहाँ अपने गवाह पेश करना चाहेंगे। जिन्होंने देखा था कि कैसे मन्नू भैया पूजा करने के बाद भीड़ को बाद में गुस्सा से तोड़ने के लिए उकसा रहे थे। बुला लाइए अपने गवाह। ये तो मेरा फर्ज है। शहर की तरक्की के लिए कानून व्यवस्था जरूरी है जज साहब। ये तो प्रसाद है मेरा गवाह। सारे सबूतों और गवाहों जैसे कि अदालत ने देखा है, जैसे हम सबने अपने आंखों से देखा, कैसे एक सम्मानित नागरिक मन्नू भैया के ऊपर लगाए गए इल्जाम का पर्दाफाश हो गया। हमें साहब की जांच पड़ताल पे पूरा भरोसा है। हमें पूरा भरोसा है कि अपने गुनाह को छुपाने के लिए चिकनवाला ने खुदकुशी कर ली है, पर अदालत इंसाफ के लिए अडिग है और किसी का भी खुदकुशी इसको डिगा नहीं सकती है। इसलिए एक सम्मानित नागरिक को बदनाम करने के जुर्म में चिकनवाला को 2 बार फांसी की सजा सुनाई। फैसला भी खत्म नहीं हुआ। अदालत महसूस करता है कि चिकनवाला की जमीन बेकार ना जाए, उसको कोई काम में आना चाहिए पहले से। इसलिए उस जमीन को मन्नू भैया के हवाले किया जा रहा है। वो उसको जो काम में भी लगाना चाहते हैं, जिसको भी देना चाहते हैं, पूरी आजादी है। बस मिस्टर डब्बाली, अदालत का एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपके पास। उस जमीन पे एक छोटा पर भव्य मंदिर जरूर बनाइए श्री फुलदेव। अरे डोंट वरी जज साहब, हम वहाँ एक भव्य मंदिर जरूर बनाएंगे। आप भी आइए कभी दर्शन करने। जरूर जरूर। मन्नू भैया, मन्नू भैया, मुबारक हो मन्नू भैया, मुबारक हो। हमारा सपना पूरा हो रहा है। एक डंडा बर्दाश्त करने के लिए भी लायक नहीं है। एक थप्पड़ में सीधा हो गया बस। लेकिन बंदा कमाल का एक्टर है। चल सिखा दो बॉस को। सुंदर कर। यार मुझे बोला गया है कि मैं जो बोलना चाहता हूँ वो बोल नहीं पाता। सारा बोलने में कोई प्रॉब्लम है। अब इसलिए क्योंकि मैं राजनीति में आने का मैंने निर्णय ले लिया है यार। अब बहुत सारी जगहों पर लोगों के सामने भाषण देना होगा, तो इसीलिए मैंने भाषण देने की कला सीखने का निर्णय लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर अब तू मुझे कुछ चला वाला सिखाया कि फिर नाटक में कैसे चलना था। पहले आप मुझे क्यों नहीं बताते आप कैसे चलते हैं? मैं एक मैनेजर शाखा में गुंडई सीखी थी। मैंने शाखा में गुंडई सीखी थी, वहां कुछ ऐसे चलना सिखाते थे। गाने देखना दोबारा नहीं सिखाऊंगा। और अब क्या है कि मैं इसे बदलना नहीं चाहता और मैं चाहता हूं कि जब मैं चलूं तो थोड़ा और दमदार
जैसे सम्राट अशोक, शहंशाह अकबर। अबे नहीं, अब मैं महाराज शिवाजी की तरह चलना ज्यादा पसंद करूंगा यार। शायद मैंने शिवाजी को तो चलते नहीं देखा है, हमारे NSG में नाटकों में चलने का एक ही तरीका सिखाया जाता है, वो मैं आपको सिखा सकता हूँ। मुझे तो लगता है ये बंदा बेकार है, इनको पता तक नहीं कि महाराज शिवाजी कैसे चलते थे बॉस। अरे गुलाम, तो हम पता लगा लेंगे। खैर तू बता, क्या सिखाते थे रहने चाहिए? बादशाह में चलने का तरीका। बिल्कुल यार वही। आप ऐसे नहीं चल सकते बॉस, ये नेचुरल नहीं है। क्या नेचुरल नहीं कर रहा है? आज के जमाने में नेचुरल रह क्या गया है? और फिर मैं चाहता हूँ कि जब मैं चलूं तो लगे कि मैं चल रहा हूं। आप पहले जमीन पे पंजों को किस तरह से रखें? हाथों में लगा, हाथों में गला नहीं इस तरह से। अब तू मेरे को बता कि खड़ा कैसे हुआ जाए यार? बस अपने पीछे बंदूक पकड़े दो लड़कों को रखे बस, आपको खड़ा होने सीखने की क्या जरूरत? अरे गुलाम, मैं चाहता हूँ कि जब मैं खड़ा हूँ तो लोग मुझे देखें, ना कि मेरे साथ खड़े हुए लड़कों को। चलो ना। खड़ा होना? हाँ खड़ा हुआ। एक तरीका है, थोड़ा आसान सा है, लेकिन फर्क आप खुद महसूस करेंगे। मतलब आप ना साहेब गली के गुंडों की तरह नहीं खड़ा। क्या बोल? आप हाथों किस तरह से नहीं मोड़ रहे? ऐसे 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 ये देखिए, इसमें थोड़ा सा इधर क्या बात है? सब इसलिए बॉस, उन फालतू फूलगोभी वालों के लिए। अरे नहीं गुलाम, ये सब जनता के लिए। तुम्हें क्या लगता है ये फूलगोभी टेस्ट वाले इतना क्यों बनते समझते? क्या अपने दोस्तों के लिए? नहीं, अरे उनके लिए तो उनका बैंक बैलेंस ही काफी है। ये सब वो दरअसल करते हैं जनता पर अपना रौब जमाने के लिए, और मैं भी यही चाहता हूँ। लेकिन ये जनजागेरा का बॉस, कुछ लोग किसी को पकड़ कर बैठ जाएंगे। अरे मैं ये काम इन प्रोफेसरों, PhD करने वालों या दिमागी दिवालियापन के शिकार लोगों के लिए नहीं कर रहा। छवि बनाने के लिए जो मालिक जैसी हो। मालिक बना तो ठीक है बॉस, लेकिन कुछ लोग डेमोक्रेट भी चिल्लाते हैं, इनके बारे में सोचा? अरे क्या डेमोक्रेट लगा रखा है? साला वो मन्नू भैया तो बड़ा डेमोक्रेट करता था, उसने क्या कर दिया है? लेकिन मन्नू भैया की छवि जनता के सामने अभी भी अच्छी है, वो अभी भी फूलगोभी ट्रस्ट वालों के लिए काम के साथ हो सकता है बॉस। गुलाम किसको इज्जत देनी है और किसको नहीं, इसका फैसला मैं करूँ। ओए, तुझे पता बैठना कैसे जाए यार? बैठना? बैठना ही सबसे मुश्किल है साहेब। लोग आसानी से चल सकते हैं, लोग आसानी से खड़े हो सकते हैं, लेकिन आप मुझे एक ऐसा व्यक्ति बताइए जो आसानी से बैठ सकता हूँ। आप एक कुर्सी लीजिए, डेस्क के बाद लीजिए 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 लीजिए, आइए। पीठ को पीछे नहीं टिकाइए, आगे, सर ऊपर, सीना बाहर और ऊपर, पैरों के ऊपर पंजों को इस तरह से रखिए। बहुत बढ़िया। और आप अपनी हाथों को पेट से दूर जैसे फैलाइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पैरों को फैलाइए, को ऊपर रखिए ना। अब आप बताइए, ऐसे आप कितनी देर खड़े बैठे रह सकते?
जब तक मुझे अच्छा लगे। फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है। मुझे एक बात की चिंता हो रही है बॉस, कहीं बूढ़ा मुल्तानी मन्नू भैया की जगह ले ले और आप ऐसे देखते रह जाए। पक्का है बॉस, सिर्फ भी हम सीमा पार वालों पर भरोसा नहीं कर सकते। देखो तुम्हारा उसको लेकर कुछ संदेह बंदे नहीं है, खाली ऐसी बात की जाती है। देखिए आप अभी तक कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं किया है और बूढ़ा मुल्तानी अभी भी अपने हाथ मलते फिरते चलता रहता पर एक शर्त है, मुझे तो लग रहा है कि वो अपनी जगह पक्की कर रही है और उनको भी ट्रस्ट वालों को भी अपने भरोसे में ले रहे बॉस। साहिब ऐसा बिल्कुल नहीं रहता गुलाम, वक्त आने पर हम उसका भी बाहर निकाल देंगे। और कुछ सीखना है आपको? अरे और क्या, बता दो, भाषण देना बता दे आप। शेक्सपियर, आपके लिए शेक्सपियर सबसे बढ़िया है। छी छी छी, तुझे जरा भी दाशना है नहीं है। आपको गलत समझ लिए सारे, मैं तो अपने लिए बहुत बड़े नाटककार की बात कर रहा था। आप कहीं तो एक दो डायलॉग सुनाऊंगा। तेरे तुम मिस्टर जो भी पियर हैं, इसमें से अच्छा होगा कि मैं अपनी सत्ता सुनाऊंगा। दीवानी भाई को हमने कुछ बोला था ना पत्रकार देने के लिए, वो जो पत्रकार लिख रहे हैं तो उन्हें बोल दो कि कुछ ये क्या बोलते हैं इसको, कवि और भाषण देने वाले भी डालने हैं। ओके बॉस। पानी में जाए आ रहे आप शुरू कीजिए। मुझे बाथरूम जाना है। आपको अभी भाषण देना है, आप शुरू कीजिए। आज गुजरात की धरती पर किसी का भाई छिले आता किसी का भाई छिले आता है, किसी का लाल छिले आता है, किसी बहन का सिंदूर पहुंचने आता है। क्यों? कब तक? इसलिए मैं बड़ा दुखी मन से आया हूँ, मैं बड़ा भारी मन से आया हूँ। मैं आपको भरता दिलाने
हम इस शहर को पूरी दुनिया में विकास की मॉडल के रूप में पेश करना चाहते हैं। अब वो ऐसा होने देना नहीं चाहते। उन्हें तो इस देश की आजादी और गणतंत्र से नफरत है, उन्हें तो इस देश की मिट्टी से नफरत है, उनकी वफादारी तो सीमा पार की मिट्टी से है। इसीलिए वे गोभी के हमारे कारोबार को तबाह करना चाहते हैं, क्योंकि गोभी इस मिट्टी का पैदावार है। इस मिट्टी की पैदावार और उसके विकास में ही सारा शहर का विकास टिका हुआ है। इसीलिए वे गोभी के खेतों पर, गोभी के दुकानों पर, गोभी ढोने वाले गाड़ियों पर और गोभी खाने वाले लोगों पर हमला करता है। मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, गोभी हमारे देशभक्ति और विकास का सर्वोच्च प्रतीक है। जो गोभी से नफरत करता है या किसी भी तरह गोभी को नुकसान पहुंचाता है वो देशद्रोही है। और इसलिए भाइयों बहनों, माताओं और उनकी बेटियों, सबको सुरक्षा चाहिए और ये सिर्फ साहब ही दे सकता है। आपके सामने ये साबित करने के लिए कि हम पक्का कारोबारी उसूलों के तहत ही काम करते हैं, हम हमारे पार्टनर और थोक विक्रेता मिस्टर अंबानी को मंच पे बुलाएं ताकि वे आपके सामने अपना बात कर सकें। आइए मिस्टर अंबानी, आपका इस सभा में स्वागत है। आप ही की फुलगोभी ट्रस्ट की समर्थन पाके साहब बहुत प्रसन्न चित्त। दोस्तों, मैंने सुना है कि आपको सब्जियां बेचने में बहुत परेशानी आ रही है और आपका मानना है कि सब्जियां महंगी हैं तो लोग खरीद नहीं पाते। लेकिन वो महंगी क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सब्जियां उगाने वाले किसान और कारोबार करने वाले सेठों को इन बदमाश मजदूरों का विरोध सहना पड़ता है। हड़तालें, धरना प्रदर्शन, इस सब ने हमारी तरक्की को खोखला बना दिया है और सारे यही तो दूर करने आए हैं। लेकिन अगर इतने सारे लोग एक साथ बेरोजगार रहेंगे, उनकी आमदनी ही नहीं होगी, तो वो भी कहाँ से करेंगे? आपका सवाल अच्छा है। आपका सवाल अच्छा है, पर मेरा जवाब है कि जो मेहनत करना चाहता है, जो काम करना चाहता है, उसको हजार तरीके के काम करने के लिए वो कोई भी पेशा अपना सकता है। और मैं हमेशा एक बात जोर देकर कहता हूँ मित्रों, कि मजदूरी करना, मेहनत करना मुनाफे के लिए तो जरूरी है ही, साथ में ये तो एक आदत निकाल दो। जैसे सर पर माला ढोने वालों को ही ले लीजिए। मैं नहीं मानता कि वे सिर्फ रोजी रोटी के लिए सर पर माला ढोते हैं। अगर ऐसा होता तो मैं पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम जारी नहीं रख पाते। मेरा मानना है मित्रों कि सर पर माला ढोने का ये शताब्दियों से करते हुए जो काम आ रहे हैं, उनके लिए वो काम अनजाने नहीं सही, मगर एक आध्यात्मिक अनुभूति के समान। आध्यात्मिक अनुभूति। और देखिए इस तरह से मजदूरों के लिए मेरे दिल में कितनी हमदर्दी है। लेकिन जब ये मजदूर एक साथ एकजुट होने लगते हैं, जब ये उन कामों में हाथ आने लगते जो मेरी समझ के बाहर है, जैसे मजदूरी बढ़ाने की मांग, हटाए यूनियन वाली, तो मैं कहता हूँ समझ आओ दोस्त, मजदूर वहां जब काम करता है, जो मेहनत करता है, लेकिन जब तुम हटाने करते हो, काम करना बंद कर देते हो और यूनियन की मांग करते हो, तब तुम मजदूर नहीं रह जाते, तब तुम खतरा बन जाते हो। लोकतंत्र का ये खतरा, विकास का ये खतरा, और साहब हमारे खाते जोड़ लिया है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं। पूछिए, आप लोग हमसे उनके बात कीजिए। लेकिन एक बात पहले बता देते हैं, हमें बैठे ठल्ले बातें करने की आदत है, खास करके मीठी बातें। हमेशा से ही खुले दिल से किसी भी स्वस्थ और सकारात्मक सुझाव का स्वागत किया है। तो
अपनी फूलों की छोटी सी दुकान है। तो क्या आप लोगों को सुरक्षा नहीं चाहिए? या अपने शहर में बढ़ रही आतंकी की घटना उसे आपको पूछे? और चिंता मत कीजिए, आपकी चिंताओं का ध्यान रखते हुए ही हमने मन्नू भैया को जज के बतौर नियुक्त किया। अब शहर में कोई आतंकी नहीं रहेगा। मन्नू भैया हैं, साहेब हैं, तो आप साहेब को फुल कीजिए। इधर सब कुछ शांत चला, हमारी दुकान में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। हमारी दुकान में कभी कुछ नहीं हुआ। हमारे दुकान में भी सब ठीक है। बड़ी अजीब बात है। मैंने सुना है दूसरे दिन जंगलों में जहाँ लोगों ने साहब की सुरक्षा लेने से इनकार किया, वहाँ कुछ हत्याएं और आगजनी हुई, लेकिन हमारे साथ सब्जियों के धंधे को सारा अमन चैन और चिकनाई की हत्या, प्रसाद की हत्या, क्या तुम उसे अमन चैन कहोगे? क्या ये गोविंदा श्री राम दोस्तों, मुझे बताया गया है कि आप लोगों के सामने एक विधवा औरत साहब को शुक्रिया अदा करना चाहिए। आइए तुलसी जी। ये तुलसी जी प्रसाद की नौजवान देवा जो कल अदालत में गवाही देने जाते वक्त अनजान मृत्यु द्वारा मारा गया। तुलसी जी तुलसी जी मेरी सहानुभूति आपके साथ। और ये हत्या ये अराजकता में दौर रुक कर रहेगा क्योंकि अगली चीज जो हम पेश करने जा रहे हैं वो है प्रसाद की याद में एक गाना, और उनकी नौजवान देवा उसकी 7 साल के बच्चे के लिए हर हाल हमारा हुआ दुखदाई, महंगाई से छूटी रुलाई, हाय महंगाई, हाय महंगाई, हाय महंगाई। मत घबराओ, मत पछताओ, खुश हो जाओ, क्योंकि हम फूल गोभी खिलाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ मैं उठाओ क्या कोई आतंकी काम है? और क्या हमसे तो लड़ना है, ये आग हमारी सीमा पार की पड़ोसी की लड़ाई। जो लोग कुछ ही देर पहले हम कह रहे थे कि यहाँ पे सब अमन है, शांति, उस सिंह की गोदाम धू करके चल रही है। क्या तुम इससे आग मूंद सकते हो? तुम सबको एक होना ही होगा, और ये बहुत जल्द करना होगा। शहर के हालात काफी बदल रहे हैं। शहर के हालात काफी बदल दिख रहे हैं। मैंने आपसे आप राज नहीं, इससे यह साफ बताना चाहिए कि अगले आदमी भागे तो कोई मार और मित्रों गुजरात की धरती पर कोई तो हो जो इस आतंकवाद से भले, और मेरा भी निर्णय है कि गुजरात की धरती पर जब तक मैं हूं तब तक आतंकवाद से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
किसी दूसरे डॉक्टर से कराई जाए। मिस्टर गुलाम, जिस दिन खिलावन की गोदाम दुकान में आग लगी, आप उस दिन वहाँ क्या कर रहे थे? मैं वहाँ अपना खाना पचाने के लिए वॉक कर रहा था। क्या आपको पता है कि हमारे मुवक्किल मिस्टर रहमान एक बेरोजगार मजदूर हैं और इससे पहले वो गुजरात कभी नहीं आए और घटना से एक दिन पहले यहाँ पैदल आए? क्या कब? क्या आपकी कार का नंबर 0420 है? हाँ बेशक। योर ऑनर, ये कार आग लगने से 4 घंटा पहले मिस्टर घाटा के होटल राज के बाहर खड़ी थी और हमारे मुवक्किल मिस्टर रहमान को बेहोशी की हालत में उस होटल से घसीटकर उसी कार से ले जाया गया। मुझे कैसे पता? मैं तो तब दिल्ली की यात्रा कर रहा था, जहाँ मैं 52 लोगों से मिला था। वो यहाँ बयान देने के लिए भी तैयार है। लेकिन अभी अभी आपने कहा कि आप रात की सब्जी मंडी में खाना पचाने के लिए टहल रहे थे। क्या गुजरात में खाना खाने और दिल्ली में पचाने में जनाब वकील साहब को कोई ऐतराज? मिस्टर खिलावन, क्या आप हमारे मुवक्किल मिस्टर रहमान को जानते हैं? कभी आपका इनसे कोई झगड़ा हुआ था? नहीं, कभी नहीं। और क्या आपने कभी गुलाम को देखा था? जी हाँ, जिस दिन मेरे फूल गोभी की दुकान में आग लगी थी उसी दिन। आग लगने के पहले? जी हाँ, आग लगने के ठीक पहले। ये और इसके साथ 4 और गुंडे थे और सबने अपने कांधे पर पेट्रोल के डब्बे ले रखे। आपकी दुकान के बगल में क्या है खिलावन जी? मेरे दुकान के बगल में एक खाली जमीन है जो 4 दीवारी से घिरी है और मेरे गोदाम की दीवार 4 दीवारी से लगी है। और क्या आपको पता है कि उस दुकान के बगल में जो 4 दीवारी वाली जमीन है उसमें गुलाम का आना जाना है और उस पूरे परिसर में वो आता जाता है? जी हाँ, ये अपने कुछ गुंडों के साथ में रहता है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, मुझे लगता है मोदी की हालत बिगड़ती जा रही है। कोर्ट मुलतवी की जरूरत क्या आप इस आदमी को पहचानते हैं? नहीं। तब तो ये आप नहीं कह सकते कि इनको पहले कभी देखा है। और अब खिलावन जी, सबसे अहम सवाल जवाब देने से पहले सोचिएगा, क्या आपके गोदाम से लगी हुई कोई 4 दीवारी वाली खाली जमीन है? नहीं। पूछना था। भांजे ने मुझे बताया था कि उसको अदालत के बाहर उस दिन देखा गया था कि मेरे पति की हत्या हुई थी और वो एक AK-47 लेके संदेह करने की इशारा कर रहा था। वो हमारे मालिक रहे हो। क्या ये आपके यहाँ काम करते हैं? हाँ। आपका पेशा क्या है थोड़ा बता लीजिए। कमल की फूलों की छोटी सी दुकान है। क्या फूलों वाली बड़ी बात में पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, सिर्फ चिमोकों को मारने के लिए। फूलगोभी ट्रस्ट के दफ्तर में आपके मालिक क्या कर रहे थे? वो तो वहाँ पे धरना है। तब तो मैं उसी समय पेट्रोल के डिब्बे लेकर खिलावन के गोदाम तक नहीं ले जा सकती थी। सवाल ही नहीं होता। वैसे भी हाथ लगाना उनके स्वभाव में नहीं। वो तो एक गायक। अगर अदालत इसकी इजाजत देने की कृपा करे तो मैं गवाह से वही गीतकारी की अनुरोध करूंगा जिसे मैं ठीक उसी समय फूलगोभी ट्रस्ट के दफ्तर में गा रहे थे जिस समय खिलावन के गोदाम में आग लगाई जा रही थी। गाना भी
भी नहीं समझती। मैं इसका विरोध करता हूँ। अदालत की ये पक्षपात सरासर नाइंसाफी है। मैं जैसे भले इंसान जिन्होंने अच्छी मंशा से दिन दहाड़े 1-2 गोली चला भी दिया होगा, उनके साथ अपराधियों को व्यवहार किया जा रहा है। इसलिए वो साजिश है। कुत्ता कहता है लोगों ने उसे चुना है, लोग
उसके समर्थन में खड़े हो रहे हैं और हम दबाव रहे हैं। सुन लो सब लोग, साहिब कसूरवार है, हत्यारा है, हत्यारा अपराधी है साहिब। कहाँ है लोग? कौन रोकेगा? कौन रोकेगा इस भीड़ को? कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? देखो देखो, इसका शक्ल से ही लग रहा है इसने गोभी नहीं कुछ और खाया है। हाँ, ऐसे ही होगा, कल हमारा देश पिछड़ा हुआ है। नॉन वेज खाने वाले देश को नरक बना दिया। उनकी सफाई कर देश को पवित्र बनाना। पकड़ो इसे, जान लगाया के बोल रखा है। बोल। तो तुमको क्या लेगा? इस देश में रहते हो, उसके साथ गद्दारी करते हो, पूछने पर जबान लड़ाते हो। इतनी हिम्मत। कैसी बताई? सुना नहीं तुमने? सरकार का नया फरमान है कि गोभी खाना है देशभक्ति है। क्योंकि गोभी इस देश की मिट्टी की पैदावार। गोभी खाने से देश की अर्थव्यवस्था तरक्की करेगी, देश का विकास होगा, हमारा देश महाशक्ति बनेगा। जबकि गोभी नहीं खाने वाले देश की तरक्की और खुशहाली को नुकसान पहुंचाएंगे और इसीलिए वो देश के गद्दार हैं। साहब ने मुगल शहर में कानून लागू किया है, जिस व्यक्ति पर भी संदेह हो उसने गोभी नहीं खाई है, उस व्यक्ति पर आतंकवाद विरोधक कानून लगा के मुकदमा चलाया जाएगा। और ये साबित कर मैं गोभी ही खाई, कुछ और नहीं। तो कुछ भी खाओ, तो तुमको क्या लेना? जाति में पसंद का सवाल है। मित्रों, आओ इसकी पसंद का मजा दिखाते हैं। पहले मेरे बाप वॉश करे थे, मुलायम थे, काले थे, लंबे थे, गुजारे थे, मैं परेशान था। मेरे शैम्पू, मेरे कंडीशनर का खर्च मेरे खाने के खर्च से ज्यादा हो जाया करता था। फिर स्वदेशी बाबा ने ये दिया, असली गोभी थे। गोभी से बिल्कुल वही सभी दीवारें सालों साल पेट बरकरार रहेगा। इसलिए हम कहते हैं हर घर गोभी, घर घर गोभी। आपका पीएचडी नहीं हो रहा है? इस्तेमाल करके PhD शहर में गोभी का कारोबार काफी भरपूर रहा है। गोभी के कारोबारी बहुत खुश हैं। लेकिन फूलगोभी ट्रस्ट वाले उतना खुश हैं। क्यों? गंबानी बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा है, वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। गंबानी भाई, मैंने सुना कि आप गोभी के फल फूल के कारोबार से खुश नहीं, ऐसा? ठीक सुना है, गोभी का कारोबार तो बड़ा है, लेकिन ट्रस्ट की गोभी की मांग में कुछ खास इजाफा नहीं हुआ। हमें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है
तो आप सस्ती बेचने लगी। सबसे सस्ती गोभी हमारे ही पास है, लेकिन गली गली जाकर सब्जी बेचने वाले दुकानदार अब उधार भी चलाते हैं, जिससे उन्हें काफी फायदा हो रहा है। कोई तरकीब सोची है आपने, क्या किया जा सकता है? बिल्कुल, आप हमारी डिब्बा बंद होलोग्राम वाली आयोडीन गोभी के अलावा सारी गोभियों पर बैन लगाना और फिर ऐसे साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स को हायर करेंगे जो ये बयान देंगे कि बिना आयोडीन वाले गोभी खाने से कैंसर होता है। आयोडीन वाली गोभी तो भाई हम ही बेच सकते हैं। लेकिन आयोडीन वाली गोभी होती कहाँ है? होती कहाँ है साले? हमें तो सिर्फ ऐलान कराना है, गोभी तो वही बेचेंगे, बस लोग ढूंढते रह जाएंगे कि आयोडीन वाली गोभी होती कहाँ है। ठीक है, ठीक है। देश के विकास और तरक्की का सवाल हमारे भाई जैसा आप कहिए बिल्कुल वैसा ही होगा। क्या आप मामूली गोभी खा खा के थक चुके हैं? क्या आपकी शरीर आयोडीन के कम से कड़क है? तो ये लीजिए शुद्ध आयोडीन वाली घाटा गोभी। घाटा गोभी, देश की गोभी। मैंने इस देश की गोभी खाई है। खुली गोभी पर बैन लगाने के बाद से फूलगोभी ट्रस्ट का मुनाफा दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। गुजरात में हमने विकास का एक मॉडल पेश किया है। अब मुझे अपना सपना पूरा करना है। सपना? कौन सा सपना? गुलाम, गोभी दूसरे शहरों में भी बिकती है। लेकिन आप वहाँ दाखिल कैसे होंगे बॉस? आगे के दरवाजे से, पीछे के दरवाजे से, खिड़कियों से कूदकर दीवारों में सेल लगाकर थाना में कहूँ गुजरात का प्रयोग पूरे हम देश पर आजमाएंगे। लेकिन दूसरे जगहों के हालात कुछ अलग है। मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि हम किसी छोटे शहर में ड्रेस रिहर्सल करेंगे और इससे हमें यह भी पता लग जाएगा कि हालात कितने अलग हैं। लेकिन ये ड्रेस रिहर्सल कहाँ करेंगे आप? उत्तर प्रदेश में। गुलाम अपने आदमियों को लेके आता ही हो, आपको कुछ जिद्दी पकड़ा दिया। ठीक है, भेज दो सबको देख लेंगे। आजा। खड़ा जाओ। मित्रों, हमने सुना है कि आपकी जानवरें बीमारियों से मर रही है, आपकी खेतों में खड़ी फसलें को कीड़े खा रहे हैं। हमें सब पता है, इसलिए आपकी सारी समस्याओं को समाधान करने के लिए गुजरात से खास करके आपके लिए आए हैं। साहिब, देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर। आपकी सारी समस्याओं का समाधान है ये श्रीफूल। फूलदेव महाराज जी की ये श्रीफूल आपकी सारी समस्याओं को फल झपक नहीं सॉल्व कर देगा। और इसे वितरित करेंगे खुद साहिब। वैसे आपसे तो हमारा काफी पुराना जान पहचान है। आप तो जानते ही हैं, जब शायद मोदी ने गुल्लू 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 किया है, सबसे बड़ी में आपने कमल की फूलों की दुकान खोल बैठा हुआ। सही सुना ना? आइए ना, आगे आइए और मेरे हाथों से ये श्रीफूल ग्रहण कीजिए। क्या सुनता नहीं? श्रीफूल हमारे हवाले कर दो। श्रीफूल बड़ी काम की चीज है। श्रीफूल घास काटने की भी काम आता है और दुश्मन की गर्दन काटने की। साहिब से गद्दारी। गद्दारों को नहीं बख्शता है श्रीफूल, हर देशभक्त के हाथ में होना चाहिए श्रीफूल। और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं ये श्रीफूल। मुल्तानी, लाभ करो। मुल्तानी, तुम भूल गए हो, साहिब को मजाक पसंद नहीं है। आपने मजाक नहीं
बनने दे। मित्रों, मुझे बड़े शौक के साथ कहना पड़ रहा है कि मुल्तानी जी सीढ़ियों से फिसल कर गिर गए। मुल्तानी जी सीढ़ियों से फिसल कर गिर गए, मर गए। श्री फूल उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे। और अब आप में से हर एक आगे आइए और मेरे हाथ से श्री फूल ग्रहण कीजिए और अपने अपने घर जाकर पता लगाएं कि आतंकवाद कहां-कहां जड़े जमाने बैठा है। हर घर से, गांव से, मोहल्ले से, शहर से उसको जड़ समेत खत्म करना ही हमारा लक्ष्य है। लेकिन साहब, लोगों को तो ये आजादी है कि वो खुद तय करे, उन्हें सुरक्षा चाहिए ही नहीं। ये तो एक बुनियादी हक है। मैं भी नहीं मानता हूँ। मैं हमेशा एक बात जोर देकर कहता हूँ कि लोगों को चुनने की स्वतंत्रता होनी ही चाहिए। लोगों को अगर चुनने की स्वतंत्रता होगी तो वे अपने संरक्षक पर यकीन भी कर सकेंगे, विश्वास भी कर सकेंगे और गोभी के कारोबार में यह बहुत जरूरी है। आपकी बातें सुनकर बड़ी खुशी हुई, लेकिन माफ कीजिएगा, देश की जनता जोर जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी जोर जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं करता जब तक कि उसे जोर जबरदस्ती बर्दाश्त करने के लिए मजबूर ना कर दिया जाए। साहब कहे तो लोगों में ये डर है कि जैसा खून खराबा गुजरात में हुआ वैसे ही सारे देश में ना हो। और वो तो शुरू भी हो गया। हमारे वैसे डराने वाली बातें छापना बंद करना होगा और हमारे डराने वाली पर काम कर रहे हैं। पर जो हो रहा है वो हमारे लिए तो नामुमकिन है। नामुमकिन तो सामने से आती हुई ट्रक से बचना भी है। और मैं सबको चेतावनी देना चाहता हूँ, विकास के रास्ते में जो भी रोड़ा बनेगा पिस जाएगा। लेकिन इसमें इंसान कहाँ है? कोई है ना? बाहर निकल से! कौन है गाड़ी अंदर घुसाया? बाहर! एक गोली आ जाते हैं, जाने कहाँ आते? बाहर! और मैं एक बात सबको कह देना चाहता हूँ कि आज यहाँ जो मैं कह रहा हूँ वो आप ध्यान लोग सुनिए। आज आतंकवाद जो है हर जगह फैल चुका है और आतंकवाद को खत्म करने के लिए कोई तो हो जो उससे लड़ेगा तो वो मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। एक अंतराल के नाम आपसे चलने लगा। आके देखो कैसे लाशें सड़ रही हैं पीछे में। पूरे देश में सब्जियां सड़ रही हैं, उन्हें भारी सुरक्षा की जरूरत है और सब्जियों को सुरक्षा देने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। कबूल करके अभी मैंने वो पहले कुछ लोग मेरी दुकान में घुस आए और बंदूक की नोक पर सारा सामान उठा कर ले गए। सोचा कि तुम्हारे पास बंदूक है इसलिए जबरदस्ती दिखा दे। यही मेरे पास नहीं होती तो बिल्कुल सही, मुझे भी यही लगता है। अरे हमने इनके लिए क्या नहीं किया। भजन गाए, कीर्तन किए, अमन चैन की कहानी सुनाई। सोचा कि इन लोगों को थोड़ी बुद्धि आ जाएगी, लेकिन फिर वही बच्चा, फिर बड़े आगजनी और फिर वही बम धमाके। अरे नहीं, ऐसे बुद्धि नहीं आएगी। ये जिस जुबान में बोलते हैं उसी जुबान में बोलना होगा। वो क्या हमने हत्या करें? हम गैंगस्टर नहीं हैं, हम मामूली सब्जी वाले हैं। मैं तो उस दिन की इंतजार हूँ जब कोई हरामजादे को इसकी औकात बताए। मैंने सुना है उधर किसी इलाके में लोग खड़े-खड़े ऐसे गुंडे को सबक सिखा देते हैं। जा रहा है ना तो ऐसी जगह पर, नहीं होगी इसकी भेंट ऐसे लोगों से। वहाँ
बढ़ेगा, नहीं तो यह महामारी सारे देश को अपनी चपेट में ले लेगी। पहले एक शहर फिर दूसरा, शान पर खेल कर लड़ना होगा तुम्हें। पूरे देश की तरफ से तुम पर ये जिम्मेदारी है। लेकिन हम ही सिर्फ क्यों लड़े, तुम क्यों नहीं? सारे दिल्ली वाले आ गए और गुजराती सब यही है। बधाई हो दोस्तों, फुलगोभी ट्रस्ट आप सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और अब आपके सामने बात रखेंगे मिस्टर गंबा। इसका शहर दरबार पर ताने बजाता है। बाहर गए सम्मान इसका जवाब ठोक व्यापारियों ने मुझसे आकर अनुरोध किया कि मैं बाहर रहने वाली सब्जी की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले लूं, तो मैंने उनके सामने शर्त रखी कि उन बाहरी व्यापारियों को मुझे चुनना होगा। बहुत हुई महंगाई की मार, सस्ती गोभी अब की बार। ठीक है, ठीक है। मैंने उनसे साफ साफ कह दिया किसी तरह का विरोध, नाराजगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनको मुझे सर्वसम्मति से चुनना होगा। आज चुनने की उन्हें आजादी होगी, लेकिन चुनना उन्हें मुझे ही होगा। और अब मैं आपसे पूछता हूँ, जो साहब के पक्ष में है वो अपने हाथ उठाए। मुझे एक बात पूछनी थी, अगर कोई वोटिंग में हिस्सा नहीं लेना चाहते बाहर जाने की इजाजत है? हर आदमी को अपनी मर्जी के मुताबिक चलने की पूरी तरह की आजादी है। सब ठीक है।